हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग सीडीपी को यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को डिस्कस करते हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश के टॉपिक्स को भी क्रम से डिस्कस करते हैं, जो कि आपके लिए सभी टीचिंग एग्जाम्स में कहीं ना कहीं हेल्प करने वाले होते हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ 40 से 50 जो सीडीपी के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स में आपकी सीडीपी में हेल्प करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो आपको मानव व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के बारे में बताना है, पर्सनालिटी का क्या परिणाम है। ठीक है, मतलब किस चीज़ से पर्सनालिटी हमारी डेवलप हुई है। तो फर्स्ट है हमारा आनुवंशिकता का, वातावरण का, पालन पोषण और शिक्षा का। जो हमारा व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वो आनुवंशिकता यानी कि आपकी हेरिडिटी, जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट दोनों का परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, यानी दूसरों को देखकर सीखता है, वो प्रक्रिया कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक अधिगम, यानी समाज में वो देखकर समाज के साथ अंतःक्रिया कर रहा है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं वो सीख रहा है। वो कोई क्लास में नहीं जा रहा, वो कोई स्कूल में नहीं जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कौन करता है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो बात करते हैं वो हमारे करते हैं, यहाँ पे थॉर्नडाइक आंसर दिया गया है। बहुकारक सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। हॉबर्ट गार्डनर वैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, यहाँ पे बहुबुद्धि सिद्धांत है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चे विकास के सिरस्थ सिद्धांत यानी सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल। तो इस सिद्धांत में क्या सही है, इसके बारे में आपको बताना है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से पारिधि की ओर होता है। तो विकास जो हमारा सेफलोकॉर्डल सिद्धांत के अनुसार हमारा पहले ब्रेन डेवलप होता है, उसके बाद फिर हमारे हाथ पैर ये सब चीज़ें डेवलप होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। अगर आपके किसी बच्चे को डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ को स्टडी करना है, तो उसके लिए आपको विकासीय विधि अपनानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाजीकरण वह प्रक्रिया है, इसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। क्या सीखते हैं? विद्यालय से सीखते हैं। समाजीकरण विद्यालय में भी होता है, परिवार में भी उसका सोशलाइजेशन होता है, और फ्रेंड्स में भी सोशलाइजेशन। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि जहाँ पे वो 4 लोगों से मिलता है, 4 लोगों के कांटेक्ट में आता है, वो वहाँ उस हर जगह पे उसका सोशलाइजेशन होगा, जहाँ पे वो 4 या मतलब कई लोगों के कांटेक्ट में आएगा, तो वहाँ पे उसका सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जो प्याजे की, वो 7 से 11 है। उसकी सबसे फर्स्ट अवस्था है जो 0 से 1, 0 से 2 सेंसरी मोटर, फिर पूर्व संक्रियात्मक 2 से कुछ 7 है, फिर 7 से कुछ 11 है, और ये उसकी लास्ट अवस्था है एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जिसमें विचार बच्चे में डेवलप होते हैं, अमूर्त चिंतन आता है कुछ। तो ये आपका 11 से 15 तक है। एक समावेशी कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक इंक्लूसिव क्लास में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। वह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका मानक निर्देश दे रही है, शिक्षिका कक्षा को निर्देश दे रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है। कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से बढ़े, बिल्कुल सही है। समावेशी कक्षा है किसी शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, सुनिश्चित को प्राप्त करने का अवसर मिले, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना, ये सब उसका काम नहीं है। बच्चों को प्राप्त करने का अवसर मिले, क्या प्राप्त करने का, ये सुनिश्चितता प्राप्त, ये भी गलत है। कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े, समान गति से नहीं, क्योंकि सभी बच्चे क्या होते हैं, सोच, योग्यता, क्षमता में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसलिए समान गति से आप उन्हें आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है, सबकी अलग अलग विशेषताएं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, यानी ये सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, सबकी आवश्यकता के अनुसार उसे निर्देश दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि का ठोस सिद्धांत, ठोस मॉडल किसने दिया था। तो ठोस मॉडल जो दिया था वो कैटल ने दिया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3, बुद्धि का ठोस मॉडल कैटल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, निम्नलिखित में से संश्लेषण है, सिंथेसिस होता है प्रमेय सिद्ध करना, है ना। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। लॉरेंस कोहलबर्ग का जो थ्योरी है,
लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। मतलब उन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने कुछ 4 स्टेज बताई थी। आप लोग उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बालक जिसकी बुद्धि कितनी है? एक बालक जिसकी बुद्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया गया। तो 105 वाली 90 से कुछ 110 तक के बच्चों को समान बुद्धि में रखा जाता है। तो ऐसा कुछ 105 वाला किसमें आ जाएगा? समान बुद्धि का बालक होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? सीखने के लिए क्या प्रमुख है? अर्थ निर्माण करना, रटना बिल्कुल नहीं, रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं, अनुकरण इमिटेशन भी बिल्कुल नहीं, अर्थ निर्माण करना भी। यहाँ पे अनुबंधन बात कर रहा है ना, अनुबंधन की बात हो रही है यहाँ पे, सीखने के लिए प्रमुख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता यानी कि बच्चा डिसेबल है लर्निंग में, तो वो उसका कारण हो सकता है अवधान संबंधी बाधा, है ना। या तो उसे डिस्क्लेक्सिया हो सकता है, भाई पठन बेकार हो सकता है, लिखने का बेकार हो सकता है, डिस्ग्राफिया हो सकता है उसे, है ना, डिस्कैलकुलिया, उसे मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो डिस्कैलकुलिया हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर 2 अवधान संबंधी बाधा। या कंसंट्रेशन की बाधा हो सकती है, कई बच्चे क्या होते हैं कि वो उनका कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो ये भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का अर्थ है। व्यापक मूल्यांकन का आपको यहाँ पे अर्थ बताना है। तो सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं, एक ही बात कर रहा है ये, सभी विषयों का मूल्यांकन। ये कहीं ना कहीं नहीं है। मतलब जो मूल्यांकन करते हैं तो उसमें विषय ही शामिल नहीं होते, विषय से भी बाहर यानी स्कूल के बाहर की चीज़ों को भी हम लोग वैल्यूट करते हैं कि बच्चे का विकास कहाँ तक हुआ। विकास तो बहुत बड़ी टर्म है, उसका खाली अर्थ हम क्लास से नहीं ले सकते हैं, सब्जेक्ट से नहीं ले सकते हैं ना। तो शैक्षणिक क्षेत्र ओनली भी नहीं हो सकता, शैक्षिक क्षेत्र भी ओनली नहीं हो सकता, विषय तक ही सीमित नहीं, बल्कि यहाँ पे हम स्कूल की सारी क्रियाएं और स्कूल के बाहर की सारी शैक्षिक और शैक्षिक सभी क्रियाओं का एवेल्यूशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है? तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, ये सब ठीक है, बट यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। क्योंकि आप अनुभव करेंगे तो उसको बेहतर तरीके से आपके दिमाग में मतलब अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। जड़ बुद्धि बालक का IQ कितना होता है? तो जड़ बुद्धि बालक का IQ होता है वो कुछ 25 से लेके 75 तक होता है, यानी कि 71 से कम जो होगा, मतलब 71-70 से कम जो होगा वो आपका जड़ बुद्धि बालक होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चा प्राय कक्षा में प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है, यानी वो बार बार प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब वो बच्चा क्या है? जिज्ञासु है। प्रतिभाशाली बच्चा क्वेश्चन पूछता, बार बार क्वेश्चन पूछ भी सकता, नहीं पूछ सकता, क्योंकि वो तो ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछता है। यहाँ पे एक असामान्य बालक, असामान्य तो नहीं है, अगर वो असामान्य होता तो बार बार वो उसे किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा क्यों होती? शरारती भी नहीं हो सकता, तो वो शरारत किसी और टाइप की करता। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में क्या सम्मिलित है? बालक के अनुभव को प्राथमिकता, अनुभव को नहीं, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ये भी होता है इसमें, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी होना चाहिए, उसके अनुभवों को, आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना चाहिए, है ना। क्योंकि बाल केंद्रित यानी बच्चे को केंद्र में रखकर ही शिक्षा दी जानी चाहिए, ना कि अपनी मतलब तानाशाही उस पर कह सकते हैं कि थोपना चाहिए, ऐसा नहीं है। बच्चे की आवश्यकताओं को देखकर हमें शिक्षा देना चाहिए। तो इसमें ये गृह कार्य प्रदान करना इसमें यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? तो किशोरावस्था में बच्चों की प्रॉब्लम्स बताइए। पढ़ाई संबंधी समायोजन, साथियों में समायोजन, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन में समायोजन, माता पिता में कहीं ना कहीं ठीक है, वो तो सभी अवस्था में होता है। साथियों से समायोजन भी सभी अवस्था में होता है, सभी अवस्था की प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली आपसे किशोरावस्था टीनेज की पूछ रहा है, पढ़ाई में समायोजन ये भी हो सकता है, बट स्पेशली किशोरावस्था जो हमारी टीनेज होती है 13 से लेकर 19 तक, उसमें क्या होता है? स्पेशली उसमें होता है आपका
शारीरिक और मानसिक कई परिवर्तन होते हैं जो सबसे बड़ी समस्या होती है। तो आप ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। संवेगात्मक बुद्धि को यानी जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस से बताना है, तो ये सहानुभूति देना आपका इमोशनल इंटेलिजेंट में आ जाएगा। विचार करना ये आपका मेंटल कॉग्निटिज्म से है। याद करना ये भी दिमाग से है। और गतिक प्रक्रमण यानी ये आपका फिजिकल शारीरिक गति से। बट ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इमोशंस से जुड़ा है कहीं ना कहीं, सिंपैथी, सहानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकृति पोषण विवाद जो हमारा है, हेरिडिटी, वॉटसन भी इसकी बात करते हैं कि क्या कहते हैं, जो बच्चा है वो क्या है, जॉन डी भी ऐसा कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं। वैसे वो आनुवंशिकी और वातावरण ही बच्चा मतलब क्या है, बच्चे का चरित्र जो है, बच्चे में जो हो रहा है वो सब क्या है, एक तो आनुवंशिकता और वातावरण। केवल हम लोग आनुवंशिकता नहीं कह सकते, केवल वातावरण नहीं कह सकते, दोनों का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। अधिगम में आपको लर्निंग में इवेल्यूशन क्यों आवश्यक है। मेनली बात बताएं, ग्रेड और अंकों के लिए नहीं, बिल्कुल अंक देने से मतलब नहीं है। बच्चा कितना सीखा है, बच्ची कितनी प्रगति हुई है, उस बात को हमें ध्यान रखना है। अंक देके क्या करेंगे अगर वो बच्चा रियल लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाया और अगर वो व्यवहारिक ज्ञान नहीं ले पाया, तो किताबी ज्ञान का हम क्या करेंगे, है ना। जांच परीक्षण के लिए और प्रेरणा देने के लिए जांच परीक्षण भी क्या करेंगे, जांच परीक्षण भी जरूरी है, ठीक है, उसको सुधार सकते हैं। पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को नहीं, हम अलग नहीं कर सकते, ना श्रेणी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बच्चों को नहीं कर सकते। इससे बच्चे क्या होता है, डिमोटिवेट होता है, उसमें हीन भावना पैदा होती है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा उद्देश्य हो सकता है, हम उसे मोटिवेट करने के लिए उसका आकलन करेंगे कि भाई इस लेवल तक पहुँचा है बच्चा, अब हमें इसको यहाँ से और आगे बढ़ाना है, तो उसको हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत लिखावट से संबंध लिखने की योग्यता की कमी। यही मैंने आपको भी बताया था, जो बच्चा लिखने में अगर उसमें कोई अवधान आ रहा है तो वो डिस्ग्राफिया होगा, डिस्कैलकुलिया मैथ से संबंधित, डिसलेक्सिया रीडिंग डिसेबल है, यानी पढ़ने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन है आपका, आउट ऑफ द बॉक्स मतलब बॉक्स से बाहर, विभिन्न दिशाओं में सोचना। कोई एक प्रॉब्लम है, उसके लिए आप कई दिशाओं में सोच रहे हैं। एक बच्चा क्या होगा, बस उसको ये पता है कि मुझे प्यास लग रही है तो मैं क्या करूं, बस पानी लाऊं और भर के पी लूं। कई बच्चा क्या सोचेगा कि भाई हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत सी चीज़ें सोचेगा, पानी यहाँ से भी आ सकता है पानी में। तो वही चीज़ें अपसारी चिंतन है ना, तो आपका हो जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स, अपसारी, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है। मानसिक संरचनाएं ऐसी संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया। स्कीमा, पियाजे स्कीमा की बात करते हैं। स्कीमा क्या होता है, कुछ पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिसमें बच्चा एक पर्टिकुलर चीज़ का एक दिमाग में बॉक्स बना के रख लेता है। जैसे आपने एक बार बच्चे को बताया कि भाई क्या कहते हैं, जितनी भी चीज़ें उड़ती हैं वो सब क्या होते हैं, पक्षी होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उसे नेक्स्ट टाइम कभी तोता दिखेगा या फिर बुलबुल दिखेगी या फिर स्पैरो दिखेगी, तो वो समझ जाएगा, पहचान जाएगा कि भाई ये पक्षी है, क्योंकि ये क्या है, उड़ता है ना। तो ये ऐसी उसके दिमाग में क्या बन गया, एक बॉक्स बन गया। ये क्या है, कुछ ऐसे ऐसे बॉक्स बने होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कीमास बोलते हैं। जिनको स्कीमा किसने बोला है, स्कीमा पियाजे ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। सोशलाइजेशन, बच्चे को समाज में रहना है, पढ़ के भी बच्चा कहाँ जाएगा, समाज की आवश्यकता के अनुसार ही उसे शिक्षा मिलनी चाहिए। समाज में उसे समायोजन करना चाहिए, करने के लायक हो बनना चाहिए, सामंजस्य करने के लायक बनना चाहिए। तो सामाजिकरण की वही प्रक्रिया जिसमें समायोजन हो, समन्वय हो, उसके साथ ही साथ बच्चा समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल खुद को ढाल सके और खुद को भी उसी तरीके से प्रिपेयर कर सके जैसा कि समाज को आवश्यकता है। तो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं। मूल्य और विश्वासों का अर्जन ये भी जरूरी है, क्योंकि भाई आपके कुछ मूल्स नहीं होंगे, कुछ आपकी वैल्यूज़ नहीं होंगी लाइफ में, तो आपकी कोई लाइफ नहीं है। मतलब आप एक कह सकते हैं कि पढ़े लिखे पशु है ना। अनुवांशिक चरण का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। कौशल आपको जरूरी है, क्योंकि आपको समाज में रहना है। तो समाज में भाई कौशल नहीं होगा तो आप कैसे जीविकोपार्जन कर पाओगे, कैसे आप समाज में सर्वाइव कर पाओगे, है ना। तो वो चीज़ें, संस्कृति और रीतियाँ और समाज के कुछ मापदंड हैं भाई, कि समाज में भाई लड़कियों को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, है ना। लड़कों को लड़कियों के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। अगर वो लड़का लोग लड़कियों के कपड़े पहन के निकल जाएंगे तो वो समाज के मापदंड के
प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं हो, आप समाज के अनुसार नहीं चल रहे हो ना। तो समाज की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ रीतियां हैं, है ना, जैसे लड़कियां घर से बाहर कोई जॉब करने नहीं जाएंगी, है ना, इस तरीके की चीज़ें। तो ये कुछ क्या है, समाज के बनाए हुए नियम है, इनके अनुसार ही हमें चलना है। अगर समाज के नियमों का हम पालन नहीं करेंगे तो हम समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायता नहीं दे रहे हैं, मतलब, है ना। तो यहाँ पे अनुवांशिक है जो वो यहाँ पे ऑप्शन ऑड है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक होती है। मध्य बाल्यावस्था में क्या होती है, जीववादी, ऐसा नहीं होता, ये जीववाद तो फर्स्ट स्टेज है किसकी, प्याजे की। समाजीकृत और अहम केंद्रित, मध्य बाल्यावस्था में दो चीजें आती हैं, एक तो समाजीकृत और नेक्स्ट है हमारा अहम केंद्रित, है ना। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का सिद्धांत बताना है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बिल्कुल सही है, सभी एक क्रम से चलते हैं। पहले आपको भी मैंने इस प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, इंसेफ्लोकॉर्डल बताया था, जिसमें पहले दिमाग का विकास होता है, उसके बाद बालक के हाथ पैर और अन्य अंगों का विकास होता है। तो एक क्रम से होता है, यानी जिसको बोलते हैं सिरोपादोन्मुखी, यानी पहले सिर का विकास फिर हाथ पैरों का विकास। तो वो एक क्रम से कहीं ना कहीं होता है। ऐसा नहीं है कि भाई पूरा शरीर बन गया और बच्चे में दिमाग है ही नहीं है, दिमाग सबसे लास्ट में डाल देंगे, है ना, ऐसा तो नहीं है ना। तो एक क्रम से होता है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, ये भी सही है। अगर मान लीजिए आपका भाई मानसिक विकास हो गया और आपका एक हाथ नहीं बन पाया या फिर आपकी इंद्रियां नहीं बन पाई, तो कहीं ना कहीं आपका विकास या फिजिकल डेवलपमेंट से हम लोग लेते हैं अगर, तो अगर उसका हाथ या आँख नहीं बन पाई तो वो बेकार है ना। और वहीं हम देते हैं कि अगर मान लीजिए बच्चा पढ़ लिख गया, सब कुछ कर लिया उसने, और वो समाज के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाया, समन्वय समायोजन नहीं कर पाया, सामंजस्य नहीं बिठा पाया, तो उसकी शिक्षा व्यर्थ है ना। अगर उसमें सांस्कृतिक मूल नहीं है, वो देशद्रोही है, तो उसकी शिक्षा व्यर्थ है। तो यही चीज़ है कि विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, सभी क्षेत्रों में बच्चे का विकास होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि बच्चे का कह सकते हैं, गांधी जी ने भी यही बोला है कि बच्चे का क्या हो, संपूर्ण विकास हो, ऐसी बात गांधी जी ने कही है। तो सभी विकास परिपक्वन और अनुभव की अंतक्रिया का परिणाम, बिल्कुल सही है, विकास परिपक्वन की और अंतक्रिया का परिणाम है। बट यहाँ पे जो ऑड है हमारे लिए नहीं है, वो क्या नहीं है, वो है सभी विकास और अधिगम एक समान गति से। बिल्कुल गलत है, क्योंकि विकास और अधिगम एक समान गति से नहीं होता है। किसी बच्चे का विकास हो जाता है, मान लीजिए किसी बच्चे का और अन्य क्षेत्रों में विकास हो गया है, कोई बच्चा पढ़ाई में पीछे रह गया है, इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है, क्योंकि जो अनपढ़ है वो भी तो समाज में कहीं ना कहीं समाज की उसका सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाता है, मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है, उसका कल्चरल डेवलपमेंट हो जाता है, उसका एक जो कहते हैं हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है, उसके साथ हम लोग कह सकते हैं इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है। अगर वो पढ़ नहीं पाया, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, तो भी वो समाज के अनुसार चल लेगा, है ना। आपको बताना है शैशवावस्था की अवधि। तो शैशवावस्था की अवधि कुछ प्याजे भी 0 से 2 तक ही बताते हैं, तो 0 से 2 तक है वो आपकी शैशवावस्था की अवधि, यानी फर्स्ट ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि क्या है। बुद्धि एक विशिष्ट योग्यता है, नहीं है। विशिष्ट योग्यता तो ठीक ही है, उसके साथ ही साथ वो कुछ जनरल इंटेलिजेंस भी है। जनरल इंटेलिजेंस, मान लीजिए हम रोज के काम कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, मान लीजिए हम मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, तो एक जनरल इंटेलिजेंस हमारा वहाँ पे यूज़ होता है कि भाई हमें जो रोड के कौन से साइड चलना है, हमें टक्कर ना गल जाए, हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। ये एक जनरल हमारी सामान्य बुद्धि है, इसमें हम कोई विशिष्ट काम नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल बुद्धि का, तो वो भी हमारी बुद्धि है। अगर हमारे अंदर दिमाग नहीं होगा तो हम किसी भी गाड़ी से जाकर टकरा जाएंगे, है ना। तो ये भी हमारी क्या है, बुद्धि। बट ये हमारी सामान्य विशिष्ट 2 टाइप के, तो यहाँ पे ये कट गया। सामर्थ्यों का एक समुच्चय, यानी आपके अंदर जो काम करने की एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर जो सामर्थ्य है, उनका एक पूरा क्या है, उनका एक सेट है कि भाई आप ये भी काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बायोगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। इमिटेशन की बात अल्बर्ट बेंडूरा करते हैं, परिपक्व होने की बात स्टेजेस में बात करते हैं, प्याजे करते हैं स्टेजेस की बात, और उसके साथ ही साथ कुछ जो क्या बोलते हैं पुनर्बलन की बात जो होते हैं वो व्यवहारवादी करते हैं। जेवी जो हमारे क्या बोलते हैं स्किनर, वीएफ स्किनर, थॉर्नडाइक, ये सब बात करते हैं पुनर्बलन की।
वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया। देखिए जहाँ भी परस्पर क्रिया वर्ड आ जाता है तो वो समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन को आपको क्या करता है, इंडिकेट करता है। और सोशलाइजेशन की बात स्पेशली वाइगोत्स्की करते हैं, उनकी थ्योरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल थ्योरी, है ना, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वातावरण एक बाहरी शक्ति है। क्वेश्चन है आपका, वातावरण एनवायरनमेंट क्या है, बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसने कहा है, ये तो ये राश महोदय ने कहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और उसकी शारीरिक आयु 10 वर्ष है। यानी मेंटल एज बच्चे की है 12 ईयर्स एंड उसकी फिजिकल एज शारीरिक आयु क्या है 10 वर्ष। तो उसका बुद्धि लब्धांक बताइए। मैंने आपको कई बार बताया है कि बुद्धि लब्धि यानी IQ, जो आपको IQ निकालने हैं उसका फॉर्मूला होता है MA/CA × 100। यानी MA यहाँ पे है मेंटल एज और जो आपका CA है यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज है। तो यहाँ पे मेंटल एज उसकी है 12 अपॉन उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है 10 और × 100 कर देंगे हम लोग कुछ, तो यहाँ पे आ जाएगा उसकी 10 है, सॉरी 10, 10 10 जा 100 और यहाँ पे 120 उसकी आ जाएगी, यानी 12 10 या 120। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, सोशलाइजेशन से क्या मतलब है। अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन कर रखा है कि सोशलाइजेशन क्या होता है ना। सोशलाइजेशन देखिए, सबसे सामाजिक मापदंड बनाना नहीं, आपको रूल्स बनाना, समाज के लिए रूल्स बनाना, अपने भाई मापदंड बनाने, ये सोशलाइजेशन नहीं है। समाज में बड़ों का सम्मान, ये तो भाई आपकी नैतिकता है कि आप सम्मान करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये समाजीकरण से नहीं है। सामाजिक वातावरण अनुकूलन, मैंने आपको बताया समाज के अनुकूल बनिए, समाज में समायोजन के लायक बनिए, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को ढालिए और समाज की मतलब समाज को ध्यान में रखकर ही एक्टिविटी करना ही समाजीकरण है। सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना, ये जरूरी नहीं है, कई चीज़ें समाज में व्यर्थ की भी होती हैं, जरूरी नहीं है कि उनका पालन करें। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित, यानी क्रिएटिविटी से कौन सा संबंधित है। तो मैंने अभी आपको इसके पहले भी बताया था, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन यानी आप ओपन एंडेड, है ना, आउट ऑफ द बॉक्स, आप दिशाओं में सोचते हैं, कोई भी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपके दिमाग में आइडिया आते हैं, आप एक बॉक्स में बनकर ही नहीं रह जाते हैं कि भाई हमें इधर ही सोचना है, इतना ही हम कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, कहीं ना कहीं तो आप दिशाओं में सोचते हैं, प्रॉब्लम किसी एक समस्या को लेकर बहुत सारे आइडिया क्रिएट करते हैं, तो वो आपका हो जाता है अपसारी थिंकिंग। इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग। वीडियो इस डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग का एक वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर आपको ये टर्म नहीं समझ में आ रही तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वो भी आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाल्टन शिक्षण विधि, ये मिस हेलेन पार्कस्टेन ने डाल्टन शिक्षण विधि को डेवलप किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, गृह परीक्षा द्वारा। परीक्षा लेकर ही आप किसी बच्चे का मूल्यांकन नहीं कर सकते, एक दो क्वेश्चन भी पूछकर आप किसी बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं मान सकते हैं। हो सकता है कि वो 2 क्वेश्चन उसे नहीं आते हैं, बाकी वो हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे हो। ऐसा नहीं है कि आप 2 क्वेश्चन से किसी बच्चे को का मूल्यांकन कर लें और आप बोल दें कि भाई ये बच्चा फेल है, इस बच्चे को कुछ नहीं आता, है ना। तो कहीं ना कहीं आप 1-2 क्वेश्चन से किसी बच्चे का को जजमेंट नहीं दे सकते हैं कि वो बच्चा फेल है या पास है। हो सकता है वो बच्चा बहुत प्रतिभाशाली हो और वो 2 क्वेश्चन उसे नहीं आ रहे हो उस वक्त, है ना। तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं। बोर्ड परीक्षा से भी आप किसी बच्चे का आकलन नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने जो 2 क्वेश्चन पूछे वो उस वक्त कोई स्थिति हो जिसकी वजह से वो आंसर ना दे पाया हो, भाई उसे याद ना हो या कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, है ना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इससे आप किसी बच्चे का मूल्यांकन नहीं कर सकते। मूल्यांकन एक बहुत बड़ी टर्म है जिसमें हम बच्चे का मानसिक स्तर भी देखते हैं, जिसमें हम बच्चे का संवेगात्मक लेवल भी देखते हैं, बच्चे का डिसिप्लिन भी देखते हैं कि बच्चा कितना अनुशासित है, उसका बिहेवियर भी देखते हैं, उसके साथ ही साथ बच्चे की मतलब स्टडी की क्राइटेरिया को भी देखते हैं कि किन चीज़ों में कितना बच्चा कितना अच्छा करता है, किन किन चीज़ों में। तो वो सभी चीज़ें मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये क्या आ जाता है, एक बहुत ही बड़ी टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूशन, जिसमें बच्चे की स्कूली यानी स्कूल के अंदर वो जो क्रियाएं कर रहा वो भी सारी उसकी आप एवोल्यूशन करेंगे। उसके साथ ही साथ स्कूल के बाहर की क्रियाएं, खेल में कैसा है बच्चा, दौड़ में कैसा है बच्चा, बच्चे को गुस्सा कितना आता है, बच्चा
मान लीजिए बच्चा क्या कहते हैं, लेज़ी टाइप तो नहीं है, बच्चा एक्टिव कितना रहता है क्लास में, है ना, बच्चे को किस तरीके की चीज़ें जल्दी समझ में आती है, इंटरेस्ट क्या है, उसकी रुचि क्या है, मोटिवेट कैसे, तो ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, जिसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरस्कार एवं दंड क्या है। पुरस्कार और दंड, मैंने आपको बहुत पहले एक थ्योरी भी मैंने पढ़ाई हुई थी, पुरस्कार और दंड। पुरस्कार और दंड एक्चुअली ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये मोटिवेशन के लिए टाइप है। एक तो आपका मोटिवेशन 2 टाइप का होता है, एक तो आपका बाह्य मोटिवेशन होता है और दूसरा आपका आंतरिक मोटिवेशन। आंतरिक मोटिवेशन में हो जाता है कि बच्चा क्या करता है, बच्चे को आंतरिक रूप से मोटिवेट होता है कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मुझे पढ़ना है। अब आप उसे चाहे चॉकलेट दीजिए, चाहे आप उसे 2 थप्पड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे पढ़ना है। उसका क्या है, उसका उद्देश्य उसे नौकरी प्राप्त करना, तो वो खुद ही मोटिवेट है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसे क्वेश्चन का आंसर देने पे एक चॉकलेट देंगे या फिर आप उसकी पीठ थपथपाएंगे, उसे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आंतरिक रूप से क्या है, मोटिवेट है। और कई बार क्या होता है कि जब बच्चे को बाहर रूप से मोटिवेट किया जाता है, बाहर रूप से मोटिवेट करने के लिए क्या किया जाता है, उसे बच्चे को, मान लीजिए कोई उसने किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं है तो उसने सही क्वेश्चन सुनाया तो आप उसे कोई पुरस्कार दे रहे हैं, या फिर उसने कोई गलत एक्टिविटी करी तो उसे आप दंड दे रहे हैं। तो ये सब बाहरी चीज़ें, कृत्रिम चीज़ें हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द 1 इज द राइट आंसर, यानी ये क्या है, कृत्रिम मोटिवेशन। ये कुछ टाइम के लिए ही चलते हैं। आपने एक क्वेश्चन उसने सुना दिया, आपने उसे एक गिफ्ट दे दी, बट उससे कोई लॉन्ग लास्टिंग फ़र्क नहीं होगा। तो वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर जो है वो केवल वो कब करेगा, जब वो आंतरिक रूप से क्या होगा, आंतरिक रूप से मोटिवेट होगा। तो ये कृत्रिम प्रेरक है ना, कुछ टाइम तक के लिए इफेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर गायब हो जाएंगे। जैसे टॉफ़ी ख़त्म वैसे ही मोटिवेशन भी ख़त्म, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याजी की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त और तार्किक चिंतन से, अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से, तो वही अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। तो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं महत्वाकांक्षी भी होते हैं, बुद्धि लब्धांक उनका 110 से अधिक होता है, 110 तक जो होते हैं वो आपके जनरल चिल्ड्रन होते हैं, उसके ऊपर वाले प्रतिभाशाली होते हैं, और विस्तृत शब्दकोश यानी बहुत सारे उनके पास वर्ड्स होते हैं, हाँ, ये सब चीज़ें उनमें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कह सकते हैं अर्थ, है ना, तो वो है आपकी रूपम, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए वाक्य प्रचार है। सभी के लिए शिक्षा बिल्कुल सही है, एक ही छत के नीचे सभी को शिक्षा दी जाए, चाहे वो शारीरिक रूप से भिन्न हो, चाहे वो मानसिक रूप से भिन्न हो, चाहे वो संवेगात्मक रूप से भिन्न हो, और चाहे वो आर्थिक रूप से भिन्न क्यों ना हो, लेकिन सभी को एक ही छत के नीचे एक साथ शिक्षा दी जाए उनकी आवश्यकता के अनुसार, है ना। तो ये आपकी होती इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत, यानी स्टर्नबर्ग ने जो 3 स्तरीय बुद्धि बताई है वो कौन सा है, उसमें सिद्धांत का एक रूप है, तो वो आपका व्यवहारिक बुद्धि का रूप है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रवाहपूर्ण व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन। प्रवाहपूर्ण व्याख्या यानी प्रवाहपूर्णता यानी फ्लुएंसी होना चाहिए, कोई भी टॉपिक आपने दिया तो उस पर वो फ्लुएंटली खुलकर बोले, है ना। व्याख्या एक्सप्लेनेशन अच्छी दे, मौलिकता यानी उसके मौलिकता हो, लचीला फ्लेक्सिबिलिटी हो, ये सब चीज़ें हैं भाई आप सारी चिंतन वाले डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले बच्चे की ये विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। तो अल्फ्रेड बिने ने किया था, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान। देखिए विषय का ज्ञान तो मस्ट है, क्योंकि आप अगर टीचर हैं तो आपको अपने विषय का ज्ञान नहीं है तो फिर आप क्लास में जाकर डांस थोड़ी ना करेंगे, सोचने वाली बात है। आपको विषय का ज्ञान तो होना ही चाहिए, है ना। विकास आपको अपने विषय का ज्ञान होने के साथ साथ बाल मनोविज्ञान का ज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान आपको होना चाहिए, ताकि आप बच्चों की आवश्यकताओं को, बच्चों की योग्यताओं को, बच्चों की
कह सकते हैं रुचियों को समझ पाएँ आप उनकी, है ना, इन सब चीज़ों को, बच्चों के दृष्टिकोण को समझ पाएँ, ये सब चीज़ें आप उनको समझ पाएँ, उन्हें मोटिवेट कर पाएँ, है ना। और जो उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, है ना, चाहे वो बुद्धि का ले लीजिए, चाहे वो उनका आर्थिक स्तर हो सकता है, फिर वो किसी डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं क्लास में, क्योंकि सभी बच्चा अमीर नहीं होता, सभी बच्चा गरीब नहीं होता, सभी बच्चे का मानसिक स्तर एक दूसरे से भिन्न होता है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है। तो ये एक बात हुई, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिरिल बट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। एक साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है सिरिल बट, उनके अकॉर्डिंग आपको पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि बतानी है। तो उनके अनुसार कुछ 85 होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन से अभिप्राय। फिर वही टर्म आ गया आपके पास, एवेल्यूशन क्या है। तो एवेल्यूशन में क्या होता है यहाँ पे, बट ऑप्शंस आपके पास डिफरेंट हैं। एवेल्यूशन में यहाँ पे क्या होता है, छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, ठीक है, बट आवश्यकता ही अकेला पता नहीं लगाते हैं मूल्यांकन में। मूल्यांकन में मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें आप शैक्षणिक प्लस सह शैक्षणिक शिक्षा से संबंधित, कि भाई हिंदी में कैसा है, इंग्लिश में कैसा है, पढ़ने में कैसा है, याद करने में कैसा है है ना, और वो कंठस्थीकरण तो नहीं करता है, भाई व्यवहारिक नॉलेज भी है कि नहीं, बस खाली रटता रटता तो नहीं है ना, ये सब चीज़ें तो हो गई कहीं ना कहीं, लेकिन आपकी गैर शैक्षणिक जो शिक्षा से नहीं जुड़े हैं, है ना, उन चीज़ों को भी आपको एवेल्यूट करना है। छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, तो यहाँ पे खाली बुद्धि का पता